Hello, students. Today we will read about discovering the past. In this chapter, this is the first chapter of social study. Okay, so in this chapter we will read about the history. Uh, what is the sources of history? How we will read the history? So everything we will read into this chapter. So let's begin. We have already learned in the previous class that history is the study of past. Yes, of course. जो भी कुछ हम पास्ट में पढ़ चुके हैं या फिर जो पास्ट हो चुका है, everything come under history. It includes everything that took place since life began on the earth billions of the year ago. करोड़ों साल पहले जब हमारी पृथ्वी के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई थी, अ, उस समय से आज तक जो भी कुछ हुआ है, दैट इज अ हिस्ट्री. It tells about important events of the past and changing human culture, beliefs, politics and lifestyle. तो ये हमें हमारे ह्यूमन कल्चर के बारे में बताता है, हमारी बिलीव्स, हमारी जो हमारी मान्यताएं हैं उसके बारे में बताता है, हमारी सोच के बारे में बताता है, हमारी राजनीति के बारे में बताता है, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है, हम कैसे जिया करते थे, पहले कैसे जीते थे, आज हम कैसे जीते हैं. और ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ सकते हैं? हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडिंग हिस्ट्री. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम स्टडी हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, तो इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं. हिस्ट्री हेल्प अस टू कनेक्ट द पास्ट टू द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. तो हिस्ट्री क्या होती है? हमारे पास्ट को, हमारे भूतकाल को कनेक्ट करती है प्रेजेंट और फ्यूचर से, हमारे वर्तमान से और हमारे भविष्य काल से इसको कनेक्ट करता है. इसका रेफरेंस लेकर के, मतलब हम पिछले हिस्ट्री को देख करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेजेंट में कैसा होगा और फ्यूचर में कैसा होगा. राइट. तो एवरीथिंग इन दिस एवरीथिंग हिस्ट्री विल हेल्प अस. ठीक है. बाय अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट वी अप्रिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड लुक फॉरवर्ड टू द बिल्डिंग आवर फ्यूचर. तो हमको हमारे पिछले जो भी डिस्कवरी हुई है हमारे पास्ट में, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए और उसके बेस पर हमारे प्रेजेंट में और को अच्छा बनाना है और हमें अपने भविष्य को भी ऐसे ही अच्छा बनाना है. तो हम इसके में हिस्ट्री का यूज करते हैं. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट लिव्ड एट डिफरेंट टाइम्स. अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आए, अलग अलग राजे महाराजे आए, अलग अलग सभ्यताएं आई. इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर. It sensitizes us towards appreciating the rich culture tradition left behind by our predecessors. ठीक है. ठीक है. तो सेंसिटाइज मतलब क्या होता है? चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं गूगल पे. सेंसिटाइज का मतलब क्या हो गया? हमें सचेत करता है, हमें बताता है टू मेक समवन, टू मेक समबॉडी या समवन मोर अवेयर अबाउट समथिंग. हमें हमें हमारे बारे में कुछ बताता है, अवेयर कराता है. ठीक है. स्पेशली अबाउट द प्रॉब्लम. ठीक है. हमें हमें प्रॉब्लम के बारे में ये बताता है. तो इट सेंसिटाइज अस टुवर्ड्स अप्रिशिएटिंग द रिच कल्चर ट्रेडिशन लेफ्ट बिहाइंड बाय आवर प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर मतलब क्या हो गया? ये देखिए नीचे दिया हुआ है, एंसेस्टर्स है, मतलब हमारे पूर्वज. जो हमारे पूर्वज जो भी सभ्यता में रहते थे, जो अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है. तो हमें जो होता है उसके लिए सचेत करता है कि ये सभ्यता हमारी खत्म हो रही है और उसको हमको वापस से लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. तो हमको उसके बारे में ध्यान देना है. ठीक है. हिस्ट्री आल्सो प्रूव्स are useful for people involved in different professions and skill like architecture, engineers, sculpture, weavers and artists because they can include ट्रेडिशनल स्टाइल एंड आइडियाज इन देयर वर्क. ठीक है. तो ये जो हिस्ट्री होता है वो और की जो जो कलाएं होती हैं वो किसको किसको हेल्प कर सकती है? आर्किटेक्ट्स जो होते हैं उनको कर सकता है, इंजीनियर्स को कर सकता है. ठीक है. स्कल्पचर मतलब क्या? मूर्ति जो बनाता है, शिल्पकार, उनको हेल्प कर सकता है. वेवर्स मतलब कि जो भी कपड़े बनाते हैं, वेवर्स, उनको हो सकता है. आर्टिस्ट को कर सकता है, जो कलाकार होते हैं, कि वह अपने अंदर अपने स्टाइल के अंदर वो पुरानी कलाओं को भी शामिल कर सकें. ठीक है. ओके. नेक्स्ट थिंग, हिस्ट्री हेल्प environmentalists understand the reason
for the depletion of natural resources over a period of time and think about remedial measures to sustain our environment, राइट। तो इसका मतलब क्या, डिप्लीशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो खत्म हो रही, धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, हम उसको भूल रहे हैं ना, या फिर चीजें खत्म होती जा रही हैं, यानी कि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास उसके अंदर कमी होती जा रही है। तो वो कैसे हो रही है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम उसके ऊपर रेमेडियल मेजर्स, मतलब कि हम उसके ऊपर कुछ उपचार कर सकते हैं सस्टेन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो भी कमी हो रही है उसको हम वापस से सही करें। हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि पहले हम बुलेट कार से चलते थे, बैलगाड़ी से चला करते थे। अभी हम कैसे चलते हैं, कार से चलते हैं, वी आर ट्रेवलिंग बाई कार। तो अभी डिफरेंस क्या हो गया है कि जिस समय हम घोड़ा गाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ी से चला करते थे, और आज हम कार से चलते हैं, तो बिकॉज ऑफ कार क्या होगा, दिस कॉजेज अ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, दिस इज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे अब कैसे हो रहा है कि जब पोल्यूशन हो रहा है तो हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम हिस्ट्री को देख करके वी कैन आइडेंटिफाई कि पहले क्या हुआ करता था और अब क्या होता है। तो बाय दिस वे वी कैन remediate the problem, right? And we can sustain our environment, correct? Now, next thing, the study of this subject help us to develop the questioning mind and broad vision, as it is not limited to the particular aspect but includes a variety of topics like economics, education, politics, सोसाइटी एंड मेनी मोर। तो हिस्ट्री सिर्फ इतना ही यहाँ पे नहीं हेल्प करती है, हिस्ट्री हमें हमारे अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती है, जैसे इकोनॉमी हमारे में भी हेल्प करती है, हमारे एजुकेशन में हेल्प करती है, हमारे पॉलिटिक्स में हेल्प करती है, सोसाइटी में हेल्प करती है। कैसे करती है कि भाई पहले पॉलिटिक्स में कैसा था, अब कैसा हो रहा है, पहले एजुकेशन कैसे होता था, अब कैसा हो रहा है, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री, राइट। एनी कंफ्यूजन वी कैन आस्क मी by using comment, I'll answer you, ठीक है। वेज ऑफ राइटिंग डेट्स इन हिस्ट्री, अभी हम डेट्स को हिस्ट्री में कैसे लिखते हैं उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ईयर्स को कैसे काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिकेड्स, अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल की के समय को हम क्या बोलते हैं, डिकेड्स बोलते हैं। सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। एंड मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और 1000 के साल को हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं। अगर मैंने बोलो कि मैं उसे 10 साल से नहीं मिला, तो व्हाट विल से, इट्स बीन अ डिकेड व्हेन वी हैव नॉट मेट विच ईच अदर, ठीक है। ये 10 साल हो गए, यानी एक डिकेड हो गया हम उससे नहीं मिले हैं, राइट। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं। फाइन, सो लेट्स रीड। टू डिनोट टाइम पीरियड वी यूज BCE, which stand for before common era, and CE, which stand for common era, right? तो BCE stand for before common era, CE stand for common era, ठीक है। तो as we already हम लोग पढ़ चुके हैं, we have already read like the century means CE, CE is stand for common era, and this is of 100 years, ये 100 साल का होता है। तो 1 century है, 1 century has 100 years, ठीक है। The first century CE started on 1st January 1 CE and ended on 31st December 100 CE, ठीक है। इसी तरह से while 15th century कब स्टार्ट हुआ है, इट comprises the period between 1401 CE to 1500 CE, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है ये हमारा इसको हम बोलते हैं कि 15th century है, राइट। इसी से हम कह सकते हैं विच सेंचुरी वी आर लिविंग इन राइट नाउ, अभी हम कौन से सेंचुरी में रह रहे हैं। तो अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, राइट। तो अभी हम 2020 है, इसका मतलब 2 + 1 and 21, so currently we are living in the 21st century, right? ठीक है। टाइमलाइन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, ठीक है। जो भी टाइमलाइन होता है उसको
वो हमें हेल्प करता है हिस्ट्री को समझने के लिए। टाइमलाइन का मतलब क्या हो गया, जो साल के साल बीत रहे हैं ना, ये सारे के सारे टाइमलाइंस होते हैं कि इन ईयर 1947 we got the freedom, right? In 19 in 1857 there was a कुछ तो हुआ था ना, 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, टाइमलाइंस में पढ़ते हैं। It helps us to understand what happened when and how much time passed between different events, and most importantly, it helps us to put events in instance in द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंसेस। ठीक है, तो ये टाइमलाइंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा इवेंट कब से कब तक चला और उसकी किस किस ऑर्डर में चला, उसके क्या ऑकरेंसेस थे, कब 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 हुआ, वो सब हम कैसे कर सकते हैं, टाइमलाइन से पता कर सकते हैं। टाइमलाइन मतलब क्या, ईयर्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज क्रोनोलॉजी, इसको हम क्रोनोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी सीक्वेंसली चलता है, सीक्वेंस वाइज चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। अब ये है टाइमलाइन, ये टाइमलाइन दिख रहा है मुझको, ये जीरो है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जिस कॉमन एरा था स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 100 सी, यहाँ से पहला जो स्टार्ट हुआ है ये फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हुई है। ऐसे करते 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 हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो अभी हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं। इसी तरह से हम बैक भी जा सकते हैं। 100 BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो गया ना, यहाँ पे कॉमन एरा जो चल रहा है इधर है बिफोर कॉमन एरा है। तो बिफोर कॉमन एरा मतलब 100 BCE, 200 BCE, 300 BCE, और इसके इस साइड में क्या होगा, 100 CE, 200 CE, 300 CE। ठीक है, मतलब 100 कॉमन एरा, 200 कॉमन एरा, 300 कॉमन एरा। गुड। अब हम पढ़ेंगे वेज ऑफ स्टडिंग द पास्ट। हम किस किस तरीके से हम पास्ट को पढ़ते हैं। द पीरियड बिफोर हिस्ट्री where events were not recorded and human did not know how to write is called prehistory। मतलब क्या हो गया, वैसा समय जब ह्यूमंस को न लिखना आता था न पढ़ना आता था, तो उस समय की हिस्ट्री को हम कैसे कैसे क्या बोलते हैं उसको, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। क्योंकि नथिंग इज रिकॉर्डेड, वी डोंट हैव एनीथिंग to read the history, right? Because no one knows how to uh, write, right? So this लिए ये prehistory हो गया। Now history is the period that comes after human learned how to read and write। ठीक है, जब से ह्यूमंस को पढ़ना और लिखना आ गया और उसने लिखना स्टार्ट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो दो पार्ट हो गए हिस्ट्री के, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री मतलब बिफोर द पर्सन द ह्यूमन did not know how to read and write, that period is called prehistory, and the history is called when the people started writing uh, the events during that time is called history। ठीक है, इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। ठीक है, अब हम कैसे हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके लिए दो है, दो तरीके से हम पढ़ते हैं। पहला कैसा हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जो आर्कियोलॉजी होता है उसके उसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ब्रॉडली दीज सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दो सोर्स हो गए, एक लिटरेरी सोर्स हो गया और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। तो लिटरेरी सोर्स में का मतलब क्या हो गया कि विच आर रिलेटेड टू द बुक्स आर रिटन रिकॉर्ड्स। जो भी कुछ लिखा हुआ है कहीं पे, किसी ग्रंथ में लिखा है, कहीं भी लिखा हुआ है, कोई बुक्स में लिखा हुआ है, वो कैसे लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएगा। कि हम किसी पुरानी बुक्स को पढ़े, वेद को पढ़े और क्या क्या, महाभारत रामायण, ये सब कैसे हैं, सारे लिखे हुए चीजें हैं। वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि भाई इस टाइम पर ये ऐसा सब हुआ था। एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है कि ये जो होता है हम खुदाई करते हैं,
खुदाई करने के बाद पता चलता है कि भाई इस जगह पर कोई सभ्यता थी जो अब नहीं है, वो समय के साथ साथ वो मिट्टी के अंदर दब गई है। अब इस पिक्चर को देखो, एक पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है कि वो खुदाई करके इसको बड़े प्यार से इसको जो है क्लीन करके देख रहे हैं कि क्या है। जैसे कि डायनासोर था ना, अब डायनासोर को कैसे है, वो तो खत्म हो गया था और उस समय ना कुछ लिखा भी नहीं गया था, नथिंग वाज रिटन। तो हाउ वी फाइंड आउट कि डायनासोर कैसे थे, कितने बड़े थे, उनके साइज कैसा था? तो बाय डिगिंग द अर्थ वी कैन फाइंड आउट द साइज और जो भी कुछ था डायनासोर्स के बारे में। तो ये सब चीज़ हम पता कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जैसे कि हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है और मोहनजोदाड़ो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम उसको बाय डिगिंग द अर्थ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विच आर रिलेटेड टू एक्सकेवेटेड रिमेन्स। ठीक है, तो एक्सकेवेटेड मतलब क्या होता है? एक्सकेवेटेड मतलब होता है खुदाई करना, किसी चीज का खुदाई करके हमको पता करना। एक्सकेवेटेड मतलब क्या हो गया कि जमीन को चिरकाल से, चिरकाल मतलब बहुत पहले से दबी हुई वस्तुओं की खुदाई करना और खुदाई से उसको प्राप्त करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सकेवेटेड। नाउ लेट अस एग्जामिन दीज सोर्सेज वन बाय वन। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये तो उसके बारे में लिखा है जो कि मैंने पहले क्रोनोलॉजी पढ़ा है और एक्सकेवेटेड पढ़ा है। तो एक्सकेवेटेड मतलब क्या? रिमूव अर्थ केयरफुली फ्रॉम इन ऑर्डर टू फाइंड बरीड रिमेन्स। मतलब ये जो भी बरीड है, मतलब ये जो दफन हुए हैं धरती के अंदर, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको करते हैं। और क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या? द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंसेस। हम जिस तरीके से वो ऑकर हुआ है, जैसे जैसे आया है उसके जैसे हम उसको अरेंज किए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गॉट इट? ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। Archaeologists study material remains from the past like fossils, vessels, burial sites, artifacts, relics, and weapons through the process of excavation। ठीक है, एक्सकेवेशन मतलब क्या हो गया? खुदाई। खुदाई करके हमको क्या मिला? फॉसिल्स मिला। फॉसिल्स मतलब क्या हो गया? जीवाश्म। जीवाश्म मतलब क्या? कोई भी, जैसे कि डायनासोर, ठीक है, जो भी जीवित चीज जो मर गया और धरती में दब गया, वो क्या है? फॉसिल है वो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीवाश्म, जो उसको हम गूगल भी कर लेते हैं। हजारों वर्षों से पहले से पशु या पौधे जो भी थे, जो अब पत्थर बन चुके हैं, जीवाश्म हो चुके हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? फॉसिल्स हो गए। वेसल्स, जो भी बर्तन यूज करते थे उस समय, उसको हम वेसल्स बोलते हैं। जो भी बर्तन है, जो भी जैसे कि बाउल्स है या जो वट एवर, वो सारे कम अंडर द वेसल्स। बेरियल साइट्स, तो अब क्या होता था कि भाई उस समय में जो लोग मरते थे, मरने के बाद उनको जो है बरीड कर देते थे, मतलब उनको दफन कर देते थे। तो इस समय हम उसको निकालने पर जब हम क्या करते हैं, जब खुदाई करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, तो हमें ये सभी चीजें मिलती हैं। उसके साथ साथ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो भी हम मैन मेड है, उसको हम जो थिंग्स हैं उसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। और एनालिसिस, इसके मतलब क्या होता है? अवशेष, वर्तमान तक सुरक्षित अतीत की वस्तु, परंपरा आदि जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैलिक। एंड द वेपन्स, और क्या है? वेपन्स जो होते हैं, जो भी हमारे तलवार हैं, जो भी चाकू ये सारे वेपन्स में आते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन, तो इस एक्सकेवेशन मतलब कि खुदाई के प्रोसेस में ये सारे चीजें मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। ठीक है, इसको आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स बोलते हैं। बाय एग्जामिनिंग देम
Archaeologists can reconstruct the past by finding out the how old they are, what they were used for, and what types of material was used to make these objects। ठीक है, अभी कैसे हो गया कि ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे हो रहा है ना, अभी ये उस तरह की हिस्ट्री को हम फाइंड आउट करते हैं जो कि रिटन नहीं है, वो प्री हिस्ट्री के पार्ट है, राइट। कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, बिकॉज into that time the humans were not able to read and write, so nothing was written anywhere। So how do we find out the history during that time? So by using digging the earth, right? जब हम digging करते हैं, when we digging the earth, we find out these kind of things, fossils, vessels, burial sites, artifacts, relics and weapons। ये सारी चीज के और हम find out करते हैं कि भाई वो वेसल्स किस चीज का, मतलब वो जो बर्तन था वो किस चीज से बना हुआ था। जो बेरियल साइट्स हैं, जो मतलब आदमी जो अभी जो भी ह्यूमन है, जो भी दफन है, वो उसके साथ साथ कुछ और भी चीज तो नहीं दफन किया गया है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वो सब हम जानते हैं। और फिर और भी कुछ चीज जानते हैं, वो सारी चीज हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस आल्सो हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट। ठीक है, हिस्टोरियंस जो होते हैं, हमारे जो इतिहासकार होते हैं, हमारे पिछले समय को भी पढ़ने में मेरी हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। द स्टडी इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। ठीक है, इनके थ्रू इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, जो भी कुछ लिखा गया हुआ है कहीं पे, मतलब कि किसी भी हार्ड कोई भी मतलब पिलर्स है या फिर कोई वॉल्स है, मतलब किसी ऐसे हार्ड सरफेस के ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। किसी वस्तु पर अंकित या उत्कीर्ण शब्द, किसी चीज पे लिखा गया चीज, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जो भी कुछ लिखा गया है, जैसे ताम्रपत्र, उसके ऊपर कुछ लिखा गया था, मतलब कि जो भी पत्र हैं, कुछ भी पत्ते हैं, सब कुछ पे लिखा गया होता है। और फिर कुछ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, ये सब क्या होता है, हमारे पास्ट को वो एक तरह से विजुअलाइज करते हैं, कि हम उसको देख करके समझ सकते हैं कि उस समय जिंदगी, हमारा जो जीवन था कैसे होता था, राइट। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, जो भी स्मारक होते हैं, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, स्मारक जो उस समय बनाए गए थे। मॉन्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बिल्ट टू ऑनर द मेमोरी of a person, to convey historical and political information of significant events, or simply to improve the appearance of the location। ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स होते थे वो क्या होते थे, ऐसे स्ट्रक्चर हुआ करते थे जो किसी न किसी के ऑनर में, किसी न किसी के ऑनर का मतलब क्या होता है कि उनकी उनको इज्जत देने के लिए, हम उनके उस पर्सन को इज्जत देने के लिए हम क्या करते हैं, वो बनाया करते थे। जैसे कि तुम्हारा ताजमहल है, ये भी एक मॉन्यूमेंट है जो कि मुमताज के लिए बनाया गया है। ऐसे ही तुम्हारा ये गेटवे ऑफ इंडिया है। दिस आर द मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, दैट टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑन पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, किस तरीके से क्या होता था, ये सारी चीजें हमें पता चलता था। inscription of the important messages, records or accounts of the order of various kings, engraved on hard surface like pillars, टेम्पल्स, वॉल्स एंड केव्स। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मतलब हमने क्या बताया, जो भी खुद उसको लिखा गया, जैसे ये देखो ये लिखा गया है, इंस्क्रिप्शन है ये। और एनग्रेव मतलब उसको खुदाई करके बनाया गया, इसको उसके इसको इंस्क्रिप्शन। एनग्रेव मतलब क्या हो गया, उसके अंदर किसी धातु या पत्थर आदि के ऊपर खुरच खुरच के जो आकृति को बनाना, उसको बोलते हैं एनग्रेव्ड। तो अब इसको देखो, इसको देखने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई कुछ तो इसमें लिखा हुआ है। तो इसको देख करके जो भी हैं लोग उसको पढ़ेंगे, उसको डिसाइफर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन।
Coins belong to the different dynasty have been discovered in different parts of the world। ठीक है, जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो किसी न किसी डायनेस्टी को बिलोंग्स करते थे। तो उस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई उस डायनेस्टी के अंदर, उस वंश के अंदर हम किस तरीके का सिक्के का यूज किया करते थे, किस धातु यानी किस मेटल का बना हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता लगे कि वो उस समय का जो कंडीशन था कैसे थे, वो बहुत ज्यादा रिच थे या फिर नहीं रिच थे, कैसे हो जाएगा। अगर ये गोल्ड कॉइन है, जिसका मतलब है कि उस समय के लोग काफी रिच हुआ करते थे, राइट। तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई उस समय जो भी कुछ है, हम कहते हैं ना कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया जाना जाता था। कैसे जानते हैं? इसी से जानते हैं ना कि भाई जस्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कॉइन्स हमको मिले, उस समय सारे कॉइन्स गोल्ड के हुआ करते होंगे। तो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई उस समय हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो ओके, gold, silver, and copper were the three major metals used to forge these coins। forge मतलब क्या होना, मतलब उनको पिघला करके जो है coins बनाते थे। forge मतलब होता है पिघलाना उसको, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो हम मतलब उस धातु को ढाल कर, मतलब पिघला करके, ढलाई करके हम उसको बनाया करते थे, ठीक है। most of what we know about dynasty of the past rests chiefly upon the information has been derived from these coins। ठीक है, तो हम उस डायनेस्टी के बारे में जो है बहुत कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस कॉइन्स के द्वारा कि भाई इस कॉइन मतलब सोने का कॉइन है, तो इसका मतलब वो किस तरीके के लोग होंगे, किस तरीके का डायनेस्टी होगा, ठीक है। बेरियल साइट्स, जैसे कि कब्रिस्तान हो गया, ठीक है। तो burial sites have been discovered in different part of the world which serve as a rich source of information to the historian and archaeologist alike। ठीक है, तो जो burial sites है मतलब कि जहाँ पे लोगों को दफन किया था, मरने के बाद जो दफन किया जाता था, ये भी एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इनको मिलता है, हिस्टोरियंस को कोई हेल्प करता है और आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है क्या। इन सम साइट्स foods and in some sites foods and tools have been found along with the skeleton remains on the early humans। जो अर्ली ह्यूमन, जो पहले के लोग थे, उस उनके साथ जब वो मरा करते थे, जब when they died, so their relatives buried food, tools along with the that that person, right। तो हमें कैसे है, हमको स्केलेटन मिलता है, स्केलेटन के साथ साथ क्या मिलता है, फूड्स और टूल्स मिलते हैं। तो एक ये भी तरीका हो गया कि भाई दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई उस समय क्या कल्चर हुआ करता था। उनको लगता था कि दिस शोज दैट द पीपल बिलीव्स इन द लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब कि उनको ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है, राइट। इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड द शिंदर केव इन इराक, इराक में इस तरह का केव है, ठीक है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग मतलब कि जो हमारी पेंटिंग होती है, और स्कल्पचर्स मतलब जो कुछ मूर्ति, ठीक है, उस समय जो मूर्ति हुआ करती थी उसको। द पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स शेड्स वैल्यूएबल लाइट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इससे भी हमें जो है ह्यूमंस का सिविलाइजेशन मतलब कैसे कैसे ग्रो हुआ, हम इसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम जो मूर्तियां बनाया करते थे, हो सकता है कि वो मिट्टी के बनाते होंगे, बाद में कुछ और ढंग से बनाए, फिर हमने जो है स्टोन को तोड़ तोड़ के उसके अंदर जो है शिल्पकारी किया, उसको बनाया। तो देर डिफरेंट वेज बाय वी दैट वे वी कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई कैसे कैसे वो जो है इम्प्रूव किया उनकी सिविलाइजेशन में, कैसे कैसे उनकी कलाएं बढ़ी। द केव पेंटिंग ऑफ भीम बेटका
डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, भीमबेटका कोई जगह है, वहाँ की जो पेंटिंग है, जो केव की पेंटिंग है, वो हमें बताती है, डिपिक्ट मतलब बताती है हमको कि अर्ली ह्यूमंस की कैसी थी। दीज पेंटिंग एग्जिबिट सेंस फ्रॉम द अर्ली ह्यूमंस डेली लाइफ सच एज हंटिंग सेंस एंड मेनी अदर सेंसेस। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि दीज अर्ली ह्यूमंस वर just would draw all the things on the वॉल, कि वो कैसे हंटिंग करते थे, हाउ दे आर कन्वेइंग द मैसेज टू ईच अदर, दे वर जस्ट जस्ट ड्राइंग द मैसेज ऑन वॉल। तो उसको देख करके दूसरा बंदा ही कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आई मीन जस्ट टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। From these paintings, archaeologists get to know about the life in pre prehistoric historic times। मतलब कि इस तरीके से हम जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जो प्री हिस्टोरिक था, मतलब जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं हुआ करता तो वो समझ सकते थे इस चीज़ों को। लिटरेरी सोर्सेस आर ऑन रिटन रिकॉर्ड्स। अब कुछ रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। Many years ago, when paper had not been invented, human wrote on palm leaf or the bark of beech tree। ठीक है, तो वो पाम के पत्तों पे लिखा करते थे या फिर कोई ब्रीच ट्री थी उसके ऊपर वो लिखा करते थे। ठीक है, देखो ये ट्री है, इस तरह का पेड़ हुआ करता रहा होगा, तो उसके ऊपर लिखा करते थे वो। ठीक है, तो देखो ये जो ये है ना, इसके ऊपर वो लिखा करते थे। तो when paper, तो उस समय पेपर तो था नहीं, तो द पेपर वर नॉट इन्वेंटेड, सो ह्यूमन रोड्स ऑन अ palm leaf और अ bark of beech tree। these were known as manuscripts। इसको हम क्या बोलते हैं, manuscripts बोलते हैं। ठीक है, manuscripts are important source of information that टेल अस अबाउट आवर पास्ट। ठीक है, ये मनुस्क्रिप्ट है जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताता है। देयर आर एक्सपर्ट हु डिकोड एंड डिसाइफर दीज एंशियंट टेक्स्ट। डिसाइफर मतलब क्या करना, क्योंकि कैसे है कि उस समय की जो भी लैंग्वेज थी हमें समझ तो आ नहीं सकती है ना, वो अलग लैंग्वेज हुआ करती थी, तो उस चीज को डिसाइफर करते थे, मतलब हमारे समझने वाली लैंग्वेज में वो उसको कन्वर्ट करते थे। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनको पता होता है वो कैसे कर सकते हैं, वो उसको डिकोड करते थे। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज मे बी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, दो तरीके का जो जो लिटरेरी मतलब जो लिखी हुई चीज है ना, लिटरेरी सोर्सेज जो भी लिखा हुआ चीज है वो दो तरीके से हो सकता था, एक तो वन इज रिलीजियस और मे बी अनदर वन इज नॉन रिलीजियस। दे डिटेल्स द लाइफ ऑफ किंग्स एंड कॉमन पीपल along with their religious beliefs and प्रैक्टिसेस। तो वो क्या करते थे, वो सब चीजें जो है लिख दिया करते थे कि भाई हमारा राजा कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी रिलीजियस फैक्ट्स कैसे थे, एवरीथिंग दे हैव रिटन एवरीथिंग इनटू दैट पेपर, राइट। Some of the religious works are epic like Ramayana and Mahabharat। महाभारत और रामायण ये सब क्या है, ये religious work बुक्स हैं। Indian scriptures like Vedas and Buddhist literature लाइक जातक टेल्स। तो मतलब हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं ना जातक टेल्स के ऊपर, जिसमें सारी सारी कहानी बच्चों की कहानियाँ लिखी होती हैं, सारी उसमें पढ़ते हैं। तो वो सब चीज़ और वेद होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है रिलीजियस उसमें आ जाते हैं, और कुछ बिना रिलीजियस में आते हैं, नॉन रिलीजियस पार्ट है जैसे जातक टेल्स है। तो दीज टेक्स्ट वर रिटन इन एंशियंट लैंग्वेज लाइक संस्कृत। तो ये सब संस्कृत में लिखा किया गया था। सम नॉन रिलीजियस वर्क्स includes कौटिल्यास कौटिल्यास अर्थशास्त्र, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम,
folk tales like पंचतंत्र and भानभट्ट हर्षचरित्र। तो ये सारे नाम हैं, ये सबको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड ऑल द थिंग्स। तो ये सारे नॉन रिलीजियस बुक्स थे, ठीक है। अभी जैसे आर्कोलॉजिकल ये सोर्सेज हैं तुम्हारे, जैसे हिस्ट्री के आर्कोलॉजिकल में कैसे आर्टिफैक्ट्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, बेरियल साइट्स हो गए, ये सारे के सारे इसके सोर्स हो गए। लिटरेरी में क्या हो गया, रिलीजियस लिटरेचर्स लिटरेचर्स हो गए, सेक्युलर लिटरेचर्स हो गए, बायोग्राफीज हो गए, ट्रेवलर्स अकाउंट्स हो गए, और क्रॉनिकल्स, ये सारी चीजें हो गई। Correlation between history and the geography. The geography of the place directly impact its history. तो जो हिस्ट्री जो जियोग्राफी होती है, जो भूगोल होता है, वह हिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। While history includes human experience, geography focus on how humans relate to the physical environment. तो फिजिकली वो कैसे रहा करते, जियोग्राफी आपको सबकी जियोग्राफी अलग अलग होती है। तो उस समय में लोग जहाँ रहते थे, अब जैसे जो अफगानिस्तान में है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत है, तो वहाँ की हिस्ट्री कुछ अलग होगी, हमारी हिस्ट्री अलग होगी, क्योंकि हमारा जो जमीन है वो फर्टाइल है, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वो खेती कर सकते हैं। और तो यहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की हिस्ट्री ऑफकोर्स डिफरेंट होगा। अभी यू हैव हर्ड, हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि मोहम्मद गोरी ये सारे लोग जो थे, दे केम फ्रॉम द अफगानिस्तान, तो वो क्या सारे कैसे लुटेरे थे, तो दे केम हियर टू रॉब द इंडिया इंडियंस, यू नो, ऑल द प्रीसियस थिंग्स, दे रॉब्ड एवरीथिंग, राइट। बहुत सारी चीजें वहां से लूट करके वो ले गए, तो ये सब चीजें वो करते थे। तो ये हिस्ट्री से हमें पता चलता है ना कि हम किस तरीके से थे, वो किस तरीके से थे। तो बाय दिस वे वी कैन इजीली, some of the earliest civilization developed around the river valleys as water and food were easily available to them, ठीक है, and soil around these rivers valleys were was fertile। तो जो भी the city which is near to the river, right, तो at that place the civilization grew very fast, क्योंकि वहां पे कैसे था कि पानी की वजह से जो वहाँ की जमीन थी, जो वो क्या बहुत फर्टाइल हुआ करती थी, तो वहाँ पे फूड्स वगैरह जो है बहुत इजीली वो फाइंड आउट कर सकते थे ना। तो ये सब हो गया, यहाँ के जो सॉइल्स थे वो जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल हुआ करते थे। द Harappan civilization, one of the most earliest civilization, developed on the bank of the river इंडस। सिंधु घाटी के पास जो है हरप्पन सिविलाइजेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ा। अपार्ट फ्रॉम द रिवर वैली, माउंटेन पासेस टू हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल टू शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस। तो माउंटेन पे जो है वहां पे भी जो है एक अलग हिस्ट्री वहां पे बनी। खैबर पास connecting Afghanistan and Pakistan was an important trade route and paved the way of foreign invention like these। तो इन्वेंशन मतलब क्या होगा, किसी देश पर सेना का जो आक्रमण उसका होता है इन्वेंशन। तो ये सारे रूट्स थे जिसके थ्रू वो फॉरेनर्स जो हमारे विदेशी थे वो आए, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये लोग जो हैं ये लोग जो हैं गनीस खान आए, ये लोग जो है यहाँ पे आके आक्रमण किए। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आल्सो इंटरेक्टेड एंड shared ideas along this route, paving the way of integration of the different cultures and customs। तो इन्होंने भी आके बहुत सारा इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया।
अभी हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री यानी कि स्टोरी ऑफ द पास्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हिस्ट्री स्टोरी ऑफ द पास्ट डिवाइड इनटू द हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री एंड लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे। लिटरेरी रिलीजन एंड नॉन रिलीजन हो गया, आर्कियोलॉजिकल हो गया, मोन्यूमेंट्स हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, क्वाइंस, ब्यूरल साइट्स एंड पेंटिंग्स। ये सारे सारे से पार्ट हो गए। तो ओके स्टूडेंट्स, ये सब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। I'll create another video in which I will try to solve this problem, but before that you just try whatever I have taught you, right? Just read the just listen the video and just memorize the vocabulary and try to solve this problem. I'll come you again in next video with this one. Okay guys, bye.